सभी को मेरा नमस्कार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम हिंदी का जो टॉपिक है वो जो 2 या 3 टॉपिक हम कर चुके थे, उसमें हमने क्रिया को भी कंप्लीट किया था, संधि को भी किया था। तो आज हिंदी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो अपने यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। भारत में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, कहीं पर भी हो, दिल्ली में हो, केवीएस का हो या एच टेट का हो या फिर सी टेट का हो, प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हो जाइए सब तैयार, हम सबके साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो डर, खुशी, गम सब कुछ तेरे अंदर है, अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इन्हीं लाइनों से अपना ये टॉपिक। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा कि काल किसे कहते हैं। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि काल किसे कहते हैं। मौत को क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का ज्ञान हो, या बीते कल को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो काल होता है वो एक शब्द होता है, काल एक शब्द है। तो भाई क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने के समय का ज्ञान हो, तो उसको हम काल कहते हैं। तो क्रिया जिस समय पर घटित हो रही है तो उस समय को ही काल कहा जाता है। और जो काल है इसके अलग अलग भेद होते हैं। तो आइए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो काल है इसके कितने भेद हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो काल है, काल के आमतौर पर 3 भेद होते हैं। कितने माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? इसमें प्यारे विद्यार्थियों, हमारा सबसे पहले जो बीत चुका है वो आता है भूतकाल, जो समय बीत चुका है, जो क्रिया हो चुकी है। उसके बाद फिर आता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है। चलते हुए वर्तमान समय में जो क्रियाएं घटित हो रही हैं, जिस समय पर जो क्रिया घटित हो रही है, तो वहां पर वर्तमान काल है। और उसके बाद आने वाले समय में जो क्रिया घटित होगी तो उसको हम कहेंगे भविष्य काल। तो ये काल के भेद थे यहाँ पर। इसके बाद आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से काल का भेद नहीं है। अभी हमने देखा था कि कितने भेद हैं? 3 हैं। तो यहाँ इस प्रकार से आपके पास प्रश्न आते हैं। तो वर्तमान काल ये तो है भाई, जो वर्तमान काल है हमने देखना है कि कौन सा नहीं है भेद। तो वर्तमान काल तो है, भविष्य काल भी है और भूतकाल भी है। तो कौन सा नहीं है? आदि काल। तो यहाँ पर जो सही, जो हमारा प्यारे विद्यार्थियों जो उत्तर होगा वो क्या होगा? आदि काल होगा, क्योंकि 3 भेद तो हमने अभी पढ़े थे यहाँ पर। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो देखिएगा आगे कि निम्नलिखित में से किस से ज्ञात होता है कि क्रिया बीते समय में संपन्न हुई थी। इनमें से किस से पता चलता है कि क्रिया बीते समय में कंप्लीट हुई? मुगल काल, प्राचीन काल, या फिर आदिकाल, या फिर भूतकाल। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था भूतकाल को, कि भाई भूतकाल, ठीक है जी। तो भूतकाल में जो बीते समय पर जो क्रिया कंप्लीट हो गई तो उसको प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है भूतकाल। इसके बाद आगे देखिएगा, तो बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी, वाक्य किस काल से संबंधित है? बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी। तो आपने एक चीज देखनी है, यहां पर जो जाना क्रिया है उसके साथ क्या लगा है? गी। और हमने पढ़ा था कि गा, गे और गिया, गा, गे, गी, ये जो चिन्ह होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके होते हैं? भविष्य काल के। तो आने वाले समय के अंदर ही बूंद भाप बनकर के उड़ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा? हमारा भविष्य काल होगा। क्या बोलेंगे इसको? भविष्य काल। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा कि यदि फूल
खिलते तो भोरे गुजार करते वाक्य का काल भेद निम्नलिखित में से कौन सा है कि यदि फूल खिलते तो भौरे गुजार करते। तो आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, या फिर पूर्ण भूतकाल है। तो देखिए ये जो क्रिया है ये किस में आ जाती है, भूतकाल में आती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो भूतकाल होता है, भूतकाल के जो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, जो भूतकाल होता है बीते समय में जो क्रियाएं कंप्लीट होती हैं उसको भूतकाल कहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं। आसन्न भूतकाल कौन सा होगा, आसन्न का मतलब होता है अभी अभी, आसन्न का मतलब क्या होता है, अभी अभी। तो अभी अभी बीते समय में जो क्रिया अभी अभी कुछ क्षण पहले जो क्रिया कंप्लीट हुई है तो उसको तो कहा जाता है आसन्न भूतकाल। जैसे लड़की अभी अभी स्कूल से आई है, आ चुकी है, वो आई है, अभी अभी आई है। तो जब कुछ क्षण पहले कोई क्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसको कहते हैं आसन्न भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं कि राम खाना खा रहा था, मोहन स्कूल जा रहा था। तो जब बीते समय में कोई काम चल रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, जब हमने उसको देखा तो वो होता है अपूर्ण का अपूर्ण। और ये पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है, पूर्ण भूतकाल होता है चुका था, यानी कि वह खाना खा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, माली पौधों को पानी दे चुका था। तो ये आ जाएगा पूर्ण भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल क्या होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल भी भूतकाल के 6 भेदों में से एक भेद है। हेतु हेतु मत भूतकाल की परिभाषा क्या होती है कि बीते समय में कोई व्यक्ति कोई कार्य कर सकता था लेकिन कुछ कारणवश वह उस कार्य को नहीं कर पाया, तो उसके बाद फिर जो वो वाक्य बोलता है कि अब होत पछताए क्या जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार की जो स्थिति है तो वहां पर होता है हेतु हेतु मत भूतकाल। अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, मतलब जब समय था भूतकाल में पढ़ने का तो वह नहीं पढ़ा और अब फेल हो गया है, इसीलिए ये वाक्य बोला जा रहा है कि अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। अगर माली पौधों को पानी देता तो पौधे बड़े हो जाते। अगर यदि रमा गीत गाती तो महफिल में 4 चांद लग जाते। और ठीक इसी प्रकार से वाक्य है ऊपर कि यदि फूल खिलते, कि यदि फूल खिलते तो भोरे गुजार करते। तो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आएगा हेतु हेतु मद भूतकाल, जिसकी मैंने अभी आपको परिभाषा बताई। उसके बाद फिर आगे देखिएगा, आगे क्या आएगा, काल का संबंध किससे है। यहां पर हमें क्या पूछा गया है कि काल का संबंध किससे है। क्या काल का संबंध वचन से है, क्या काल का संबंध संज्ञा से है, क्या अव्यय से है, क्या क्रिया से है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, क्रिया आएगा। क्यों, इसका कारण क्या है, सबसे पहले जो परिभाषा है काल की वो क्या है, परिभाषा ये है कि बीते समय में जब कोई क्रिया पूर्ण हो जाती है तो हमारा जो भूतकाल है, भूतकाल की जो हमारा काल है, काल की जो परिभाषा है वो क्या है, काल की परिभाषा है कि भाई क्रिया का वह रूप जो हमें क्रिया के घटित होने का समय बताए उसको ही हम काल कहते हैं। तो क्रिया का रूप होता है काल, तो काल का संबंध किससे है, क्रिया से ही है। उसके बाद चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो अपूर्ण भूतकाल, आगे चलते हैं। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है वर्षा हुई थी, वर्षा हुई थी तो ये कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। वर्षा हुई थी तो कौन सा है, पूर्ण भूतकाल है। राम खाना खा रहा था, राम अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा नहीं है, राम खाना खा रहा था। तो हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था ये कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल है। मोहन सो रहा था
तो पूर्ण नहीं हुई थी क्रिया, कैसी थी, अपूर्ण। यह भी अपूर्ण भूतकाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो विजय पानी पी रहा था, यह भी कौन सा है, हमारा अपूर्ण भूतकाल। माली पौधों को पानी दे रहा था, रमा गीत गा रही थी। तो यहाँ पर क्या अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा है, ए आएगा। वर्षा हुई थी, ये पूर्ण भूतकाल है, नहीं है में पूछा है, तो ए आएगा राइट आंसर। उसके बाद आगे देखिए, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। सामान्य वर्तमान काल, अब जो हमारा वर्तमान काल है उसके चिन्ह होते हैं ता ते ती, यानी कि मोहन पढ़ता है, रमेश खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, माली पौधों को पानी देता है। तो ये चिन्ह होते हैं वर्तमान काल के, जैसे ता, जैसे ते, जैसे ती। और वर्तमान काल के भी प्यारे विद्यार्थियों भेद होते हैं, जिसमें सामान्य वर्तमान काल होता है, संदिग्ध भूतकाल उसके अंदर होता है, ठीक है जी, और उसके अंदर अपूर्ण वर्तमान जो काल है वो भी होता है, तो तात्कालिक भी होता है। तो बहुत सारे इसके जो भेद है वो होते हैं, सामान्य रूप से 3 होते हैं, कुल 5 होते हैं। तो बच्चा क्या पूछा है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण, तो बच्चा साइकिल चलाता होगा, चलाता होगा, चिन्ह कौन सा है, ता के प्लस क्या लगा है, होगा, होगा, होगी, होंगे, जहां पर आता है उसको बोला जाता है संदिग्ध। तो जो पहले वाला है ये तो है संदिग्ध वर्तमान काल। राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी, वह, राम ने किताब पढ़ी, पढ़ी मतलब उसने पढ़ ली है, पढ़ी है, तो राम ने किताब पढ़ी, यह क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, भूतकाल। वह ऑफिस जाती है, वह ऑफिस जाती है, यही राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा, ऑफिस जाती है, यही होगा आपका सामान्य। माली पौधों को पानी देता है, वह ऑफिस जाती है, राम खाना खाता है, राइट आंसर सी आएगा। वर्षा हो रही थी, ये किस में आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आएगा अपूर्ण भूतकाल में, ये आ जाएगा अपूर्ण भूतकाल में, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिएगा, हाँ जी, तो आगे देखिए, आगे आ जाता है भूतकाल का भेद नहीं है। इसमें से हमें देखना है कि कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं भूतकाल के। आसन्न भूतकाल, ये भी भूतकाल का ही भेद है। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल का ही भेद है। संभाव्य भूतकाल नहीं है, संदिग्ध भूतकाल होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि जो संभाव्य है, संभाव्य ये भविष्य काल का भेद होता है, और संदिग्ध किसका है, भूतकाल का। 6 भेद होते हैं, एक तो होता है आसन्न भूतकाल, भूतकाल का भेद, एक होता है अपूर्ण भूतकाल, ठीक है जी, तीसरे नंबर पर कौन सा बताया, संदिग्ध, चौथा होता है प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण भूतकाल, चौथा होता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अगर हम यहाँ पर पांचवें की बात करें कि पांचवा कौन सा भेद है, पांचवा होगा हेतु, हेतु मद भूतकाल, हेतु, हेतु मद भूतकाल, और फिर एक होगा सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो ये 6 भेद होते हैं हमारे भूतकाल के। संभाव्य भविष्य काल होता है, भूत नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, ये जो वाक्य है यह किस काल में है। अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि कोई ऐसी घटना है यहाँ पर जो बीत चुकी है, यानी कि युद्ध की संभावना थी बीते समय के अंदर, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। बाद में बात की जा रही है कि यदि उस समय, बीते समय में अगर युद्ध होता बीते समय के अंदर, तो फिर गोलियां चल सकती थी,
ये कहा गया है यहाँ पर, इसकी सेंस ये है। तो यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि माली पौधों को पानी देता तो पौधे बड़े हो जाते। यदि रमा गीत गाती तो महफिल में चार चांद लग जाते। उसके बाद आगे देखिएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण क्या है। हेतु हेतु मद भूतकाल जो बहुत ही कम विद्यार्थियों ने सुना हुआ होता है। तो हेतु हेतु मद भूतकाल दोबारा मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है। हेतु हेतु मद होता है कि जहां बीते समय में कोई घटना घटित हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, तो उसके बाद जो चर्चा होती है उस घटना के ऊपर, तो उसको कहा जाता है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो अब आप देखिएगा कि हेतु हेतु मद जो भूतकाल है, देखिए हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण हमें जानना है। वे खेलने जाएंगे तो बच्चे भी जाएंगे, ये नहीं है जी। ये किसका है, वे खेलने जाएंगे है तो वे खेलने जाएंगे तो बच्चे भी खेलने जाएंगे, ये हमारा हेतु हेतु मद भविष्य में आता है। इस साल बारिश होने की संभावना है, नहीं आएगा जी। वह आता तो मेरा काम बन जाता, तो हेतु हेतु मद है तो बिल्कुल यही है। अर्थात अगर वह आता तो मेरा काम बन जाता, मतलब वो नहीं आया इसीलिए मेरा काम नहीं बना, तो वो बात बीत चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर होगा हेतु हेतु मद भूतकाल। गाय के चार पैर और दो कान होते हैं, ये नहीं आएगा जी, ठीक है, सी आएगा। उसके बाद तो आगे देखिएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6, 4, 3 या फिर 5। तो अभी हमने यहाँ पर डिटेल से पढ़ा कि कितने होते हैं, 6 भेद ही होते हैं भूतकाल के। और कौन कौन से होते हैं ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो हो सकता है कि कल हिंदी का टेस्ट हो, तो प्यारे विद्यार्थियों संभावना आ गई है, संभावना हो सकता है कि कल हिंदी का टेस्ट हो, ठीक है जी। तो ये किस में आएगा जी, भविष्य में। ये वाक्य किस में है, भविष्य काल में है। और कौन सा भविष्य है, संदिग्ध वर्तमान तो नहीं है ये, हेतु हेतु मद भविष्य भी नहीं है, संदिग्ध भूतकाल भी नहीं है। तो सही उत्तर इसका क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, संभाव्य भविष्य। भविष्य काल जो होता है उसके 3 भेद होते हैं। एक तो होता है सामान्य भविष्य, एक होता है जो आपके सामने है संभाव्य भविष्य, जो संभावना में आता है, जिससे पहले शब्द लगते हैं हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर आता है हेतु हेतु मद भविष्य। तो 3 भेद होते हैं, तो ये राइट आंसर था इसका। उसके बाद आगे देखिएगा, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। गौरव, अब क्रिया वर्तमान काल में, क्रिया का वह रूप जो हमें क्रिया के घटित होने का समय बताए तो उसे हम काल कहते हैं। तो किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल के अंदर है, तो वर्तमान काल में बतानी है क्रिया। तो देखिएगा कि गौरव ने मिठाई खा ली थी, पूर्ण हो चुका, पूर्ण भूतकाल है जी, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल। वह तुम्हें पत्र लिख रहा है तो अपूर्ण है, ये है तो अपूर्ण क्योंकि अभी लिख रहा है, अभी लिख रहा है, अपूर्ण है तो अपूर्ण है, वर्तमान है जी, अपूर्ण वर्तमान है जी, ठीक है जी। वर्तमान काल की बतानी है। अचानक वर्षा हो गई, आज तुम जाने वाले थे, आज तुम जाने वाले थे, मतलब नहीं गए हो, तो ये किस में आ जाएगा, भूतकाल में, क्योंकि जाने वाले थे आप। तो क्या आएगा, अचानक वर्षा हो गई, अचानक वर्षा हो गई। वह तुम्हें पत्र लिख रहा है, ध्यान देंगे
ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, अचानक वर्षा हो गई, अचानक हुई है लेकिन हो गई, तो किसमें हो चुकी, हो गई, तो क्या आ जाएगा, भूतकाल। वह तुम्हें पत्र लिख रहा है, ये किसमें आएगा जी आपका प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान काल में आएगा। और यहाँ पर यही पूछा है कि क्रिया किस में है, वर्तमान काल में, तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा जी आपका बी, वह तुम्हें पत्र लिख रहा है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्णता। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिएगा, तो आगे आ जाते हैं, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, इसके ऊपर हमें बल देना है कि भूतकाल में नहीं है। तो यानी कि इसके अंदर सीधी सी बात है कि 3 क्रियाएं तो भूतकाल में है और एक क्रिया ही ऐसी है जो भूतकाल की नहीं है, वही हमें ढूंढनी है। तो वह खाना खा रहा था, तो ये कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल, खाना खा रहा था यानी कि पूर्ण नहीं हुआ था बीते काल में क्रिया, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। उसने पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई की थी, तो ये क्रिया भी किसमें है, भूतकाल में। उसने गीत गाया है, उसने पूजा कर ली थी, तो उसने गीत गाया है, उसने गीत गाया है। उसने पढ़ाई की थी, भूतकाल, वह खाना खा रहा था, भूतकाल, उसने पूजा कर ली थी, भूतकाल, तो उसने गीत गाया है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी कि उसने गीत गाया है। उसके बाद आगे देखिएगा, आसन्न भूतकाल का वाक्य हमने अभी अभी बताना है यहाँ पर, आसन्न भूतकाल का वाक्य है। तो आसन्न का जो अर्थ बताया था प्यारे विद्यार्थियों, वो अभी बताया था मैंने कि इसका अर्थ होता है अभी अभी, अभी अभी के कुछ क्षण पहले जो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है उसे कहा जाता है। तो आसन्न भूतकाल का वाक्य, जज साहब अपना फैसला सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, ये तो वर्तमान में है भाई, सुना रहे हैं तो किसमें आएगा, अपूर्ण वर्तमान के अंदर आएगा भाई, बिल्कुल अपूर्ण वर्तमान। प्राची हर रोज सुबह में कॉलेज जाती है, प्राची हर रोज सुबह कॉलेज जाती है, तो किसमें है, जाता है, खाता है, पीता है, वर्तमान है भाई, सामान्य वर्तमान होगा। और ये कौन सा होगा भाई, सामान्य वर्तमान में है क्रिया। सरिता ने बच्चों को कहानी सुनाई है, सुनाई है, अभी अभी सुनाई है, तो यही आएगा हमारा आसन्न भूतकाल, किसमें आ जाएगी क्रिया भाई, आसन्न भूतकाल, अभी अभी सुनाई है। विजय अपने घर लौट गया, लौट गया, तो किसमें आ जाएगा जी वाक्य, भूतकाल में आएगा। तो आसन्न का बताना है, ये तो है सामान्य भूतकाल, है तो ये भी भूतकाल में, लेकिन कौन सा है, सामान्य भूतकाल है कि विजय अपने घर लौट गया, उसने खाना खाया, रमा ने गीत गाया, लेकिन अभी अभी सुनाई है, कुछ क्षण पहले, और क्रिया किसमें हो गई, भूतकाल में। सरिता ने बच्चों को कहानी सुनाई है, लड़की अभी अभी स्कूल से आई है, अध्यापक ने अभी अभी अपना टॉपिक पढ़ाया है, तो यहाँ पर आएगा आसन्न भूतकाल। उसके बाद फिर देखिएगा, प्रेम अनदेखी राह की तरह ही आकर्षक होता है, होता है, प्रेम अनदेखी राह की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए, तो कौन सा है जी, सामान्य वर्तमान काल आएगा प्यारे विद्यार्थियों। आता है, जाता है, ता है, ते है, ती है, यहाँ पर हमेशा ही कौन सा काल होगा, वर्तमान काल होगा। माली पौधों को पानी देता है, रमेश स्कूल जाता है, रमा गीत गाती है, तो कौन सा काल आएगा, सामान्य वर्तमान काल ही यहाँ पर आएगा। तो उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, तो निम्नलिखित में से भूतकाल का वाक्य हमें पहचानना है। भूतकाल का जब वाक्य हम यहाँ पर पहचानेंगे प्यारे विद्यार्थियों,
तो वो कौन सा होगा? देखो, अर्पिता ने भूगोल की किताब खरीदी है, भूगोल की किताब खरीदी है। हर्षित ने गाना गाया होगा, गाना गाया, गाना गाया, गाया तो किस में आ जाएगा? भूतकाल में भाई। होगा होगी किसके चिन्ह है यहाँ पर? संदिग्ध के। किसके चिन्ह है? संदिग्ध के। अर्थात ये क्या हो गया? संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है। और निम्न में से भूतकाल का वाक्य हमें छांटना है, तो छांटना है तो देखिएगा, ये तो है बेटा भूतकाल संदिग्ध के गाया होगा। अश्विनी ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, सीख लिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाएगा पूर्ण भूतकाल। क्या बोल दिया जाएगा? पूर्ण भूतकाल। और अर्पिता ने भूगोल की किताब खरीदी है, वो खरीद चुकी है, यह भी किस में है? भूतकाल में है। तो क्या जाएगा यहाँ पर? उपर्युक्त सभी। तीनों के तीनों जो वाक्य हैं वो किस में है? भूतकाल में है। और भेद मैंने आपको साथ के साथ यहाँ पर बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलेंगे यहाँ पर। तो देखो जी, तो निम्नलिखित में से काल कहलाता है, काल हम किसे कहेंगे? तो काल क्या होगा? क्रिया के मूल रूप को काल कहेंगे, क्रिया का पूर्ण रूप काल होगा, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया के घटित होने का समय। तो क्रिया के मूल रूप को हम नहीं कह सकते काल, क्रिया का पूर्ण रूप भी काल नहीं, क्रिया का सामान्य रूप भी नहीं, केवल क्या होगा? क्रिया के घटित होने का समय। तो क्रिया के घटित होने का जो समय होता है उसको ही कहा जाता है यहाँ पर, क्रिया के घटित होने के समय को ही कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? काल कहा जाएगा। काल के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं, और उन तीनों भेदों के अलग अलग भेद होते हैं जिसके हम यहाँ पर वाक्य देख रहे हैं, और उसको क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो आपके साथ ही साथ साथ डिटेल में बता भी रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कई बार आप पजल भी हो जाते हो। तो पजल अब नहीं होना है क्योंकि हम आपके साथ हैं। निम्न में से संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य बताना है। संदिग्ध वर्तमान, अब ध्यान देखना देना है। वर्तमान काल के चिन्ह क्या होते हैं? ता, ते, ती। ता, ते, ती के बाद जब संदिग्ध शब्द लगेंगे, होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर प्यारे विद्यार्थियों संदिग्ध वर्तमान काल ही होगा। ताते ती के बाद जब होगा, होगी, होंगे लगे तो वहां पर होगा हमारा संदिग्ध। जैसे बच्चा, अब क्या ढूंढना है? संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य ढूंढना है। बच्चा वीडियो गेम खेल रहा होगा, बच्चा वीडियो गेम खेल रहा होगा। बाजार में दुकानें बंद हो गई होंगी, हो गई होंगी। गई का मतलब है भूतकाल, होगी का मतलब क्या आ जाएगा? संदिग्ध। मतलब ये तो भूतकाल संदिग्ध है भाई। संभवतः नितिन कल आ जाए, संभवतः है तो संदिग्ध वाक्य है, तो संदिग्ध में, लेकिन कल आ जाए यानी कि ये होगा संदिग्ध भविष्य। ये कौन सा होगा? संदिग्ध भविष्य। पवन साइकिल चला रहा है, पवन जो है वो साइकिल चला रहा है, चला रहा है तो वर्तमान है, और वर्तमान में कौन सा है? अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान है। तो राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा? आपका ए आएगा। तो बच्चा वीडियो गेम खेल रहा, या तो आता खेल रहा है, ठीक है, वर्तमान काल में ही आ गया था। खेल रहा, खेल रहा होगा, रहा ये कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान। यहां तक क्या था? अपूर्ण वर्तमान था। और साथ में क्या लग गया है प्यारे विद्यार्थियों? होगा।
होगा कौन सा शब्द है? संदिग्ध। तो सही उत्तर इसका होगा जी ए, बच्चा वीडियो गेम खेल रहा होगा। माली पौधों को पानी दे रहा होगा। रमा गीत गाती गाती रमा गीत गा रही होगी। ठीक है, तो इन सब में उसके बाद किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे अब समास की। समास जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक समस्त पद का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं समास। तो किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास का प्यारे विद्यार्थियों दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है और दूसरे पद को हम क्या बोलते हैं जी? उत्तर। यानी कि कौन सा होगा? उत्तर पद यहां पर प्रधान होगा जी, उत्तर पद प्रधान होगा। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसको कहते हैं तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास में प्यारे विद्यार्थियों 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है। कितनी विभक्तियों का प्रयोग होता है? 6 विभक्तियों का प्रयोग इसमें होता है। तो 6 विभक्तियां हैं जिसमें एक तो कर्ता विभक्ति नहीं लगती है और एक संबोधन विभक्ति नहीं लगती है, बाकी सभी विभक्तियां इसके अंदर प्रयुक्त होती हैं। तो हमें क्या देखना है कि कर्ण तत्पुरुष समास जो कर्ण है, कर्ण विभक्ति में से लगता है। कर्ण विभक्ति होती है से, यानी कि किस रूप में? साधन के रूप में। तो हमें वही ढूंढनी है। जीवन दान, जीवन दान यानी कि जीवन का दान, जीवन का दान। ये तो का के की हो गया, संबंध हो गया जी इसमें। तो पथ भ्रष्ट, यहां पर क्या आएगी? विभक्ति आएगी तो से, पद से भ्रष्ट। पद पथ से, पथ होता है रास्ता, रास्ते से जो भटक जाते हैं उसको कहा जाता है पथ भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट, तो बेटा पथ से भ्रष्ट लगा तो से है, लेकिन यहां पर क्या कौन सी विभक्ति है? अपादान है। क्योंकि अपादान विभक्ति का जो प्रयोग होता है ना वो अलगाव के रूप में होता है, अलगाव के रूप में। तो इसके अंदर तो भाई अपादान है। जीवन दान, जीवन दान, तो यहां पर क्या आएगा? जीवन का दान, जीवन का दान। इसमें कौन सी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? संबंध विभक्ति आ जाएगी। स्वर्ण पतित, स्वर्ण पतित, तो स्वर्ण पतित का होगा स्वर्ण से पतित, वहां भी अपादान गुण युक्त। तो सही उत्तर क्या आएगा? गुण युक्त, यानी कि गुण से युक्त। तो जब हमारे पास जो गुण है, गुण, ये जो गुण है हमारे पास, ये साधन के रूप में हमारे पास मौजूद हैं, इसीलिए विभक्ति लगी है से। तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहां पर आएगा हमारा गुण युक्त। ठीक है जी। तो गुण युक्त जो है इसी के अंदर ही कर्ण तत्पुरुष समास होगा। तो संस्कृत विभाग द्वितीय पेपर 2019, तो जितने भी हमारे 10, 12, 15 सालों के क्वेश्चन पेपर होते हैं तो वहीं से ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर हमारे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमने अभी काल का टॉपिक कंप्लीट किया है और अभी ये जो हमारे प्रश्न हैं ये सारे के सारे आ रहे हैं हमारे समास में। तो अब समास का टॉपिक हमारा प्रारंभ हो गया है। इसके बाद तो आगे देखिएगा, आगे ला जवाब, ला जवाब, तो शब्द में कौन सा समास है? कृषि पर्यवेक्षक में आया था परीक्षा में 2019 में। तो तत्पुरुष समास है लाजवाब में, या फिर अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। तो ला, ये जो ला लगा है यहां पर ये उपसर्ग है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। यह उर्दू भाषा का शब्द है, उपसर्ग है। और उसके बाद जो प्लस ये है यहाँ पर जवाब, ये यहाँ पर मूल शब्द है। क्या है यहाँ पर जी? ये
मूल शब्द है। तो मूल शब्द है तो भाई, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा हमारा? अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास हम किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास हम कहते हैं जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और विग्रह करते समय गौण हो जाए। विग्रह करते समय, विग्रह करते समय यह पद कैसा हो जाए प्यारे विद्यार्थियों? विग्रह करते समय यह पद गौण हो जाए। गौण का मतलब होता है कि सेकेंडरी हो जाए, दूसरे स्थान पर चला जाए। ठीक है। अब लाजवाब का जो विग्रह होगा वह कैसे होगा? वो होगा जवाब के बिना। लाजवाब जवाब के बिना, यानी कि जिसका कोई भी जवाब नहीं है। अब ये जो ला था ना, ला जिसका मैंने नहीं, ठीक है, यानी कि बिना लिख दिया है, या नहीं जिसका कोई जवाब नहीं, तो जवाब के बिना, तो ये कौन से स्थान पर आ गया? दूसरे पर। ठीक है। और जवाब कौन से स्थान पर आ गया? पहले। ये जो ला था ये पहला पद था और विग्रह करते समय कैसा हो गया है? गौण हो गया, दूसरे नंबर पर आ गया, इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे? कौन सा समास होता है यहाँ पर? अव्ययीभाव समास। तो लाजवाब में कौन सा समास? अव्ययी। उसके बाद वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो ये कौन सा समास है? ये समास होता है कर्मधारय। कर्मधारय समास जो होता है तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तत्पुरुष समास में होता है द्वितीय, जो तत्पुरुष समास होता है ना, उसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। और क्योंकि कर्मधारय जो समास है यह भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक तो होता है कर्मधारय और एक होता है द्विगु। तो सीधी सी बात है कि इनमें कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा। और जो पहला पद है वो दूसरे की, यहाँ पर प्रथम पद जो होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो यह कर्मधारय समास है। अब आगे देखिएगा, आसपास शब्द में कौन सा समास है? रीट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट की परीक्षा में 2018 में, कि आसपास में कौन सा समास है? आस पास द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या फिर तत्पुरुष समास है? आसपास का अर्थ क्या होगा? आस पास, आस या पास, आस और पास, ऐसे। आस पास, आस पास है जो, ठीक है ना, यानी कि नजदीक है जो। आस पास किसे कहेंगे? नजदीक है जो। तो नजदीक है जो वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो ये यहाँ पर आएगा कर्मधारय समास। कौन सा आएगा? कर्मधारय समास। आस पास है जो। उसके बाद हीन भावना शब्द में कौन सा समास होगा? हीन भावना। तो हीन भावना शब्द में, हीन क्या होता है? अपने आप को जो है हीन, यानी कि अपने आप को जो है कम समझना, वो हीन भावना होता है। गिल्टी महसूस करना होता है। हीन भावना शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, अव्ययीभाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुव्रीहि होगा। तो हीन का अर्थ होता है भावना विहीन, यानी कि भावना के बिना, हीन भावना। ठीक है। बुरी भावना, हीन भावना कैसी होती है? जो हमें गिल्टी महसूस करवाए, यानी कि बुरी भावना। बुरी है जो भावना, तो कौन सा समास होगा जी? कर्मधारय समास होगा। बुरी है जो भावना, वो हीन भावना है। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास होगा? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास होगा? पंचपात्र
5 पात्रों का समूह। चतुरानन, 4 हैं आनन जिसके। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। चतुर्युग, 4 युगों का समूह। चतुर्युग, 4 युगों का समूह कौन सा समास होगा? द्विगु। त्रिभुवन रूढ़ शब्द नहीं है, क्या आ जाएगा? 3 भवनों का समूह। 3 भवनों का समूह। 3 भवनों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। तो 5 पात्रों का समूह। 5 पात्रों का समूह, यहां पर भी कौन सा समास आएगा? द्विगु। चतुरानन, 4 हैं मुख जिसके। 4 हैं मुख जिसके, तो कौन सा समास आएगा? यहां पर बहुव्रीहि समास आएगा। 4 हैं मुख जिसके, तो यहां पर बहुव्रीहि समास यानी कि ब्रह्मा। उसके बाद आगे देखेंगे, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? अब हमें देखना है कि इनमें से कहां पर कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। मन माना, मन से माना, मन से माना अलग नहीं है, इसका मतलब कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है जी। ईश्वर दंत, ईश्वर दंत, ये क्या है? यहां पर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर द्वारा, ईश्वर द्वारा दिया गया, ईश्वर द्वारा दत्त। इसमें भी क्या आएगा? कर्ण तत्पुरुष समास आएगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, क्या जाएगा? तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। द्वारा और से सेम ही विभक्तियां हैं। द्वारा का प्रयोग भी साधन के रूप में होता है और से का प्रयोग भी साधन के रूप में होता है। पद च्युत, पद से च्युत यानी कि पद से अलग। जो पद है पद से, पद से च्युत यानी कि पद से अलग। पद से च्युत यानी कि पद से अलग है, तो यहां पर भी से, लेकिन यहां पर अलगाव के रूप में से का प्रयोग हुआ है। यहां पर कौन सी विभक्ति है? अपादान। और राइट आंसर क्या आएगा? यहां पर 4 आएगा, क्योंकि पूछा गया है एसआई 2018। तो एसआई 2018 के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, रिपीट होते हैं बार बार प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? एसआई 2018 तो नहीं है। इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा आते हैं, तो नहीं है पूछा है। तो हम कर्मधारय समास किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? कई बार हमने इसको देखा भी, तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। तो देखिए, जो समास, जिस समास में विशेषण विशेष्य संबंध हो, जिस समास में विशेषण विशेष्य संबंध हो, तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जो पहला पद है वो दूसरे पद की क्या बता दे? विशेषता। जो पहला पद है जहां पर दूसरे पद की विशेषता बताए, तो वहां पर होता है हमारा कर्मधारय समास। जहां पर उपमेय उपमान संबंध होता है वहां पर भी होता है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान, इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा महान है जो आत्मा। तो महान है जो आत्मा, ठीक है जी। तो महान है जो आत्मा, आत्मा क्या है? यहां पर विशेष्य है, आत्मा की बात की गई है, विशेष्य है। और जो महान है ये क्या है? यहां पर इसकी विशेषता। तो कौन सा है? कर्मधारय समास है। ठीक है जी। काला सांप, काला है जो सांप, बहुत सारे सांप काले होते हैं, काला है जो सांप, कर्मधारय समास ही है इसके अंदर। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। गजानन, गजानन, तो गज के, गज का आनन है जिसका, गजानन में क्या आएगा जी? गज, गज यानी के हाथी,
गज यानी के हाथी, के गज का आनन है जिसका, आनन होता है मुख, आनन है जिसका, गज का आनन है जिसका, आनन का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मुख, और जो आनन है आनन मुख होता है, और ये किसके लिए रूढ़ है, गणेश, गणेश का जो मुख है वो किसका लगा हुआ है, गणेश का मुख हाथी का है। तो जब श्री गणेश पार्वती की आज्ञा पर जो है उनके नहाने वाले क्षेत्र के बाहर खड़े हुए थे, और शिव वहां पर आते हैं पार्वती से मिलने, तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, तो गुस्से में जो शिव हैं वो गणेश का सिर काट देते हैं, जिसके बाद जो माता पार्वती हैं वो रुष्ट हो जाती हैं और प्रलय आ जाती है। उसके बाद ही जो शिव हैं दोबारा किसी हाथी का जो मतलब आनन है मुख है उसको वहां पर रिप्लेस कर देते हैं, जो कि आज के समय की आपकी प्लास्टिक सर्जरी कही जा सकती है। तो ये सब उसके बाद तो फिर हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर गजानन राइट आंसर था, यहाँ पर गजानन राइट आंसर था। तो किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद को हम छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत भेद तीन भेद मेन होते हैं, इतरेतर द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है और संख्यात्मक द्वंद्व भी होता है, जिसको समाहार हम द्वंद्व कहते हैं। तो द्वंद्व समास नहीं है एसआई 2018 में। तो दाल भात, तो दाल भात जो है, दाल भात, तो इसमें क्या आएगा, दाल और भात, यानी कि दाल और चावल। सुबह शुभ, ठीक है, सुबह शुभ, तो इसमें इसका विग्रह होगा सुबह शुभ का कि शुभ या अशुभ, शुभ शुभ, शुभ या अशुभ, ठीक है जी। शुभ शुभ में कौन सी संधि होगी, शुभ शुभ में दीर्घ संधि होगी, शुभ या अशुभ, ठीक है। और यहाँ पर होगा वैकल्पिक, अगर थोड़ा और डीपली पूछे तो कौन सा होगा, वैकल्पिक द्वंद्व होगा, या जहां पर आता है वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद है भूत प्रेत, तो भूत प्रेत में भी द्वंद्व है, भूत और प्रेत, तो राइट आंसर क्या आएगा, शुभागमन, शुभ है जो गमन, शुभ अशुभ प्लस शुभ प्लस आगमन, तो शुभ है जिसका आगमन, या शुभ है जो आगमन, ये कह लीजिए शुभ है जो आगमन, ये जो आना शुभ है उसको बोला जाता है शुभागमन। तो यहाँ पर शुभागमन, शुभ है जो आगमन, कर्मधारय समास होगा, तो यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिएगा, माफ कीजिएगा, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है, तो ऐसा ही 2018 में आया अव्ययीभाव समास, आमरण, भाई जहां पर आ उपसर्ग आ गया वहां पर तो अव्ययीभाव समास ही होता है भाई, आमरण, ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और विग्रह के समय वो पहला पद दूसरे स्थान पर चला जाए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे मरण तक, आ का मतलब होता है तक, तो ये जो तक है यहाँ सेकेंडरी हो गया, तो कौन सा है यहाँ पर अव्ययीभाव समास है, कौन सा होगा जी, अव्ययीभाव समास होगा। यथा साध्य, यथा यहाँ पर पहला पद, साध्य यहाँ पर दूसरा पद, यथा का मतलब होता है अनुसार, इसका विग्रह होगा साध्य के अनुसार, साधन या फिर साध्य के अनुसार, और ये जो अनुसार है सेकेंडरी हो गया। दूसरे नंबर पर यहां पर भी अव्ययीभाव समास है, आ जन्म, यहां पर भी अव्ययीभाव समास है, इसका विग्रह होगा जन्म तक, तो क्या आएगा श्रम साध्य, क्या आ जाएगा, श्रम साध्य में अव्ययीभाव समास नहीं है, तो कौन सा है, श्रम से साध्य, श्रम से साध्य, कर्ण तत्पुरुष समास आएगा यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा जी, कर्ण
तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 3 होगा, यानी कि श्रम साध्य, श्रम से साध्य। उसके बाद अगला देखिए, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, भाई मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ है जो, मुनि है जो श्रेष्ठ, या मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, उसको क्या बोला जाएगा? मुनि श्रेष्ठ। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, क्षमा कीजिएगा, ये दूसरे नंबर पर, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो। टैक्स असिस्टेंट में आया था 2018 में, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, उसको बोला जाएगा मुनि श्रेष्ठ। उसके बाद अगला देखिएगा, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? किस शब्द का समास विग्रह सही है? किसका है? महापुरुष, महान तथा पुरुष गलत है भाई। ठीक है, गलत है, क्यों गलत है? महापुरुष का आएगा, महान है जो पुरुष, गलत है भाई। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, तो ये तो सही है भाई। विद्यालय, विद्या के लिए विग्रह सही है, तो विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। वनवास, वनवास, वनवास गलत है, वन को वास आएगा भाई, वनवासा, वन को वासा। ठीक है, महापुरुष, महान तथा पुरुष, ये भी गलत है। सत्याग्रह, सत्य, सॉरी यहाँ ये भी आपका गलत रहेगा। सत्याग्रह में क्या आएगा? सत्य के लिए, ऐसे आएगा, क्योंकि ये गलत है, सत्य का आग्रह नहीं है, सत्य के लिए आग्रह आएगा, तो ये भी गलत है। यहां पर आएगा सत्य के लिए आग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, ये सही रहेगा। यहां पर होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, तो सही उत्तर होगा जी आपका 3। उसके बाद आगे देखो, इनमें से कौन सा सामासिक पद नहीं है? ये आया था एग्रीकल्चर ऑफिस 2018 वाले क्वेश्चन में। तो देखिएगा, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? लंबा है उदर जिसका, गणेश जी बिल्कुल सही है, बहुव्रीहि समास है। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सा सही नहीं है? लंबा है उदर जिसका, गणेश सही है जी बिल्कुल, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। ठीक है, और इनके लिए जो शब्द है वो बनेगा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर बिल्कुल सही है। और समास कौन सा है? बहुव्रीहि। और कौन है धारण करने वाला? श्री कृष्ण है। मन से गढ़ा हुआ, मन घड़ंत बिल्कुल सही है, मन से गढ़ा हुआ या मन के द्वारा गढ़ा हुआ, तो क्या जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, तो क्या देखना था इसमें? इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो यथाक्रम, क्रम के अनुसार भाई सही है, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। मन से घड़ा हुआ, मन से गढ़ा हुआ, मन घड़ंत। चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, चक्र। ठीक है भाई, जो चक्र को धारण करने वाला है, यहां तक तो सही है, वह चक्र को धारण करने वाला वह, ये नहीं आएगा। लंबा है उधर जिसका, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये वह नहीं आना चाहिए, यहां तक तो ठीक थी बात कि चक्र को धारण करने वाला, यहां पर फिर कोमा लगा करके वह लिख दिया है, इसीलिए हम इसको गलत मान लेंगे और हमारा बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, क्योंकि कैसा ढूंढना था? गलत ही ढूंढना था, तो 2 इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिएगा भाई,
कौन सा समास का भेद है? कौन समास का भेद है? अब यहाँ पर हमें देखना है कि समास का भेद कौन सा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज को आप ध्यान से देखें कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला तो है आपका जो मेन समास है ना, वो है अव्ययीभाव समास। दूसरा मेन समास है आपका तत्पुरुष समास। तीसरा मुख्य समास है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व। और जो फोर्थ नंबर पर आता है वो है जी हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अब जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद हैं, एक तो है द्विगु और दूसरा कौन सा है आपका कर्मधारय। दूसरा कौन सा है? कर्मधारय समास है। तो जो ये दोनों है ये तत्पुरुष के भेद हैं। अब देखो, आपका तत्पुरुष समास तो समास है, अव्यय भी एक समास है, और कर्मधारय जो समास है वो आपका तत्पुरुष समास का एक भेद है। इसीलिए जो सही उत्तर है वो क्या आएगा? सी आएगा। यह कौन सा समास का भेद है ये पूछा है तो क्या आएगा? कर्मधारय यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखिएगा, समास किसका होता है? तो यहाँ पर ध्यान देखिए, समास किसका होता है? पदों का, वर्णों का, अक्षरों का, स्वरों का। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो परिभाषा हमने डिस्कस की थी उसमें कहा था कि जब दो पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर समस्त पद का निर्माण करते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा ए होगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम आगे। तो किस समास का प्रथम पद अव्यय हो जाता है? अव्यय का अर्थ है गौण हो जाता है, तो वो कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय वह गौण हो जाता है, अव्यय हो जाता है, वो है हमारा अव्ययीभाव समास। हमने कई बार इसको डिस्कस किया जब हम इसके उदाहरण यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर अगला है, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? इनमें से हमें देखना है कि अव्ययी भाव समास किसमें नहीं है। तो यथा संभव, यथा संभव, देखिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। यहाँ पर भी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। यहाँ पर ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। अब ये जो पहले वाला पद है ये प्रधान है। आ का अर्थ होता है तक, यथा का अर्थ होता है अनुसार। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? संभव है जो, या संभव के अनुसार। संभव के अनुसार अव्ययीभाव समास, शक्ति के अनुसार अव्ययीभाव समास, आमरण, मरण तक, रसोई घर, रसोई घर के अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। रसोई घर में कौन सा है? रसोई के लिए घर, तत्पुरुष कौन सा? संप्रदान भाई, रसोई के लिए घर। तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो सही उत्तर क्या आएगा? डी आएगा, जिसमें हमारा अव्ययीभाव समास नहीं है। उसके बाद किसमें अव्ययीभाव समास है? तो अव्ययीभाव समास हमें यहाँ पर ढूंढना है किसमें है। तो देखिएगा, सुख दुख, सुख और दुख, सुख दुख। तो सुख और दुख कौन सा समास होगा? यहाँ पर द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान हैं। गरीब अमीर, गरीब और अमीर। ठीक है जी। इसके अंदर भी कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। गरीब अमीर, गरीब और अमीर। अन्न जल, अन्न और जल, कौन सा समास होगा जी? इसमें भी द्वंद्व समास होगा। तो अव्ययीभाव समास किसमें है? एक एक। तो एक एक जिसके लिए कौन सा शब्द बना है? प्रत्येक। कौन सा? प्रत्येक। तो प्रत्येक का जो समास विग्रह है वो क्या है? एक एक। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर इज ए। उसके बाद आगे देखिएगा, संधि और समास में किसका अंतर होता है? एक तो होती है संधि और एक होता है समास। तो उसमें अंतर किसका होता है? वर्णों और पदों का, शब्दों और पदों का, अनुच्छेदों का, उपर्युक्त सभी। तो देखिए,
जो समास होता है ना उसका वर्ण से तो कोई लेना देना है ही नहीं है, वर्ण से कोई लेना देना नहीं है, समास का अनुच्छेदों से कोई लेना देना नहीं है, शब्दों और पदों का होता है। जो हमारी संधि होती है, संधि के सॉरी क्षमा कीजिएगा, क्षमा, तो शब्द और पद, देखिए शब्द अलग हैं और पद अलग हैं। संधि के अंदर जो है वो शब्द नहीं होते, संधि जो है संधि बनती है वर्णों के मेल से। जो हमारी संधि होती है ना, संधि किसके मेल से बनती है, वर्णों के मेल से। जो एक नया वर्ण होता है, नया नया वर्ण उत्पन्न होता है, और समास किसके मेल से बनता है, पदों के। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका ए सही उत्तर होगा। अनुच्छेद का कोई लेना देना नहीं है, संधि के अंदर शब्दों में संधि नहीं होती है, संयोग में होते हैं शब्द, ठीक है, और समास में पद होते हैं, ठीक है, लेकिन संधि में क्या है, वर्ण, और समास में क्या है, पद। तो ए आएगा सही उत्तर। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में समास कौन सा होगा, क्या द्विगु समास होगा, जी नहीं, अव्ययीभाव समास होगा, जी नहीं, कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। चक्र है पाणी में जिसके हाथ में, चक्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में है, श्री कृष्ण के हाथ में है। उसके बाद आगे देखिएगा, लंबोदर में कौन सा समास है, तो अभी पीछे हमने किया था, लंबा है उदर जिसका, बहुव्रीहि समास, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तत्पुरुष समास का भेद इनमें से कौन सा है, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, प्रादि तत्पुरुष, ठीक है, या उपपद तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, उपयुक्त सभी हैं भाई, प्रादि तत्पुरुष भी है, अलूक तत्पुरुष भी है, सभी भेद पाए जाते हैं। ये सारे तत्पुरुष समास के भेद है जो हमने डिटेल से पढ़े थे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसमें कौन सा समास होता है, समास में आए हुए पदों को छोड़कर, अगर पदों को छोड़ दें तो जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तो उसमें कौन सा समास होता है, तो कौन सा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे की ही ओर संकेत किया जाता है, जैसे आशुतोष, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तोष का अर्थ होता है संतुष्ट, जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं जो आशुतोष, वो है भगवान शिव, जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं जो, ठीक है ना, ना तो जल्दी यहां पर प्रधान है ना संतुष्ट, जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं जो, यानी कि तीसरे की ओर संकेत है। जैसे दिगंबर, दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके, तो वो कौन है, शिव हैं। विद्या रत्न में कौन सा समास है, विद्या रतन, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व, या फिर द्विगु। विद्या रतन, तो देखिए द्विगु समास नहीं है क्योंकि इसमें संख्या का समूह होगा, अव्ययीभाव समास भी नहीं, कोई पद इसमें नहीं होगा, विद्या रूपी विद्या रतन, तो ना इसमें द्वंद्व समास होगा, विद्या रूपी रतन, ठीक है जी। तो ये कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा, विद्या रूपी रतन। तो जहां पर रूपक अलंकार आ जाता है वहां पर भी कर्मधारय समास ही होता है। राज दरबार में कौन सा समास है, राजा का दरबार, राज दरबार का विग्रह क्या होगा, राजा का दरबार, का के की राज दरबार, राजा का दरबार, तो ये होता है, अगर मैं विभक्ति बताऊं तो संबंध, तो ये होगा प्यारे विद्यार्थियों संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है जी। तो क्या है इसमें तत्पुरुष, जी हाँ पहला ही है तत्पुरुष समास। उसके बाद फिर है कहा सुनी में कौन सा समास है, कहा सुनी, तो बहुव्रीहि समास है, अव्ययी है, या फिर द्विगु समास है, और या फिर इसमें कर्मधारय समास है।
कहीं और सुनी गई है, तो कौन सा होगा? कर्मधारय समास इसके अंदर होगा। कौन सा होगा जी? कर्मधारय। जो कही गई है, जो सुनी गई है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। जो कही गई है, जो सुनी गई है। उसके बाद फिर आएगा लाठी। लाठी में कौन सा समास है? लाठी, लाठी में कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, या फिर लाठा लाठी? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। लाठा लाठी में आएगा जी आपका कर्मधारय समास। ठीक है जी। उसके बाद अगला, अगला जो समास है, व्यर्थ में कौन सा समास होगा? व्यर्थ में तत्पुरुष समास आएगा वी प्लस अर्थ, तो तत्पुरुष समास आएगा, अव्ययीभाव समास आएगा, या कर्मधारय समास आएगा? व्यर्थ। तो इसमें पहला पद जो वी है, यानी कि बिना अर्थ के, ये यहाँ पर अव्यय हो जाएगा, तो कौन सा समास होगा? हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जिसका पहला पद अव्यय हो जाए उसको कहा जाता है अव्ययीभाव समास, बिना अर्थ के। व्यर्थ क्या है? बिना अर्थ। उसके बाद फिर अगला समास है यथा संभव बेकाम में कौन सा समास है? दो पूछे गए हैं, यथा संभव और बेकाम। इनमें भी अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा अव्ययी भाव समास? यथा संभव, संभव है जो, बेकाम, ठीक है, बेकाम मतलब होता है बिना। ठीक है, इसका विग्रह कैसे होगा? काम के बिना। क्या जाएगा जी? काम के बिना। काम के बिना। ये जो आपका बे था पहले नंबर पर, ये किस पर आ गया है? दूसरे नंबर पर आ गया। तो इसमें कौन सा समास होगा? हमारा अव्ययी भाव समास है दोनों में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने यहाँ पर दो टॉपिक के क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर कंप्लीट किए, 50 प्रश्न उत्तर, जिसमें हमने पूरे का पूरा काल कंप्लीट किया और पूरे का पूरा जो है यहाँ पर समास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कक्षाओं के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद सभी को।